हम बात कर रहे हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक मिनट, इसको अगर आपको फील करना है तो एक कागज का कोन बनाइए और इसके अंदर ऐसे पानी भर के इमेजिन करिए या किसी तरह वाकई में भर लीजिए। तो इस कागज के कोन पे बाहर की तरफ धक्का लगेगा, इधर लगेगा। अगर ये आपने अंदर बंद कर लिया होता पूरा, अब पानी भरा होता, अब भी ये धक्का तो नहीं होगा, ये तो नहीं लगेगा। फ्री बॉडी डायग्राम ही एक सा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक फोर्स इधर भी आ रहा था जो कि ज्यादा बड़ा था, तो इस पूरे पेज पे नेट फोर्स नीचे आ गया। लेकिन ये सिर्फ इतना ही था, तो इस पे नेट फोर्स ऊपर है। चलो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल मतलब हम बात कर रहे हैं फ्लोटिंग। पहले फ्लोटिंग बॉडीज की बात करें कि आखिरकार बॉडीज तैरती कैसे हैं। तो बॉडी फ्लोट करेगी जब डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम होगा। तो देखिए, अगर मैं बिल्कुल ऐसे फिगर लूं, अब अगर देखें तो इस पर फोर्स कितना आएगा, तो लिक्विड ने जो फोर्स लगाया होगा वो कुछ ऐसे लगाया होगा। पहले तो ये सोचो, जहां मौका मिलेगा लिक्विड उधर धक्का मारेगा। लेकिन ये दोनों तो कटने हैं बिकॉज ऑफ सिमेट्री, लेकिन नीचे वाला तो नहीं कटा। तो अगर ये हाइट h है तो इस पे P नॉट का असर कट जाएगा। और देखिए, दरअसल इस पे एक ऊपर से भी है, P नॉट इंटू एरिया। यहां P नॉट प्लस रो जी एच इंटू एरिया। तो F नेट कितना आया, रो जी एच एरिया। इसको सुधार के लिखूं ई एच जी, ई एच वॉल्यूम सबमर्ज्ड। कहा जाए तो इस कैलकुलेशन में हमने कहीं यूज नहीं किया कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है कि कम है। रियलिटी यह है, हमने इसकी डेंसिटी यूज ही नहीं की। इसकी डेंसिटी सिग्मा है, हम सिग्मा यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आखिरकार इस बॉडी पे नेट फोर्स कितना आएगा। तो नेट फोर्स हमें जो मिला वो ऐसा आया, जितना ये डूबा है वो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड का वॉल्यूम, और सॉलिड का पूरा वॉल्यूम नहीं, जितना डूबा है। अब हम इसको पूरा डुबा देते हैं। वंस अगेन, हमें मतलब नहीं है कि ये हम जबरदस्ती डुबा रहे हैं कि अपने आप डूबा है, बस पूरा डूबा है। अब हम देखें तो इस पे लगा ये H, इसको H डैश, इसको H। अब अगर इस पे देखें तो एक फोर्स इधर से आएगा, एक फोर्स इधर से आएगा। ये वंस अगेन कट जाएंगे तो लेने की वैसे जरूरत है नहीं। ये कितना है, P नॉट प्लस रो जी एच एरिया। और ये कितना है, इनटू एरिया। F नेट कितना है, यही है। इसको फिर से सुधार दूं, रो ए एच जी, रो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। और इस बार इसका वॉल्यूम सबमर्ज्ड यही तो है। इस बार चाहे तो आप इस वॉल्यूम सबमर्ज्ड को वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां वॉल्यूम सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ बॉडी नहीं है। ये समझ पाए? इस पूरे कैलकुलेशन में क्या इससे फर्क पड़ रहा है कि अंदर कैविटी है या कुछ नहीं है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सोचो, हम तो आउटर बाउंड्री ले रहे हैं। इवन इससे भी फर्क नहीं पड़ा ये किस चीज का बना है, इससे भी फर्क नहीं पड़ा इसके अंदर कैविटी है, किसी मिक्सचर का बना है। मतलब चाहे ये प्लास्टिक का होता, चाहे आयरन का होता, चाहे वुड का होता, ये तो इतना ही आता। अब ये तैरता या नहीं तैरता, ये इस पे डिपेंड करता कि ये फोर्स इसके mg के बराबर है या नहीं। मतलब बायंसी कितनी आएगी वो इस पे डिपेंड करेगा कितना डूबा है। तैरेगा या नहीं तैरेगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि बायंसी और mg कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। अब इसमें एक बात तो समझ में आ रही है कि जो बायंसी आई वो h डैश पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है।
एच डैश वाला टर्म कट गया। इसका मतलब अब थ्रस्ट कितना आएगा वो गहराई पे डिपेंड नहीं करेगा। ये समझ में आए? अब थ्रस्ट इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि कितनी डेप्थ में डूबा है। अब जरा एक और चीज देखते हैं, मैं इसको घुमा देता हूं। उस वाले को मैंने घुमा दिया, इस बॉडी को मैंने रोटेट कर दिया। अब रोटेट किया तो ये नया एच डैश, ये नया एच डबल डैश। तो अब जब हम निकालते तो इसका और इसका डिफरेंस करते, ये पी नॉट प्लस रो जी एच डैश, ये पी नॉट प्लस रो जी एच डैश प्लस एच डबल डैश एरिया, डिफरेंस आया रो जी एच डबल डैश एरिया, रो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी। और ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम तो सेम है, कंटेनर यही तो रोटेट किया। एक और बात पता चली, ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वॉल्यूम तो पूरा यूज हो रहा है। लेकिन ये मैं रेक्टेंगुलर बॉडीज के लिए निकाल रहा हूं, किसी और बॉडी के लिए जैसे बॉडी ऐसी होती तो हम इसको छोटे छोटे रेक्टेंगल टाइप में तोड़ दें। इंडिविजुअली हर रेक्टेंगल या क्यूबिकल बॉडीज के लिए ये चीज ट्रू है। तो इस क्यूबिकल बॉडी पे फोर्स कितना आएगा, जो इसका वेट वॉल्यूम होगा इंटू वी रो जी। इसका वॉल्यूम वी रो जी, इसका वॉल्यूम वी रो जी, सभी ऊपर है तो सभी जुड़ेंगे तो टोटल वी रो जी आ जाएगा। तो ये मैं ऐसे प्रूव कर रहा हूं, जैसे ये बॉडी मैंने ली, एक मैंने ऐसा सेगमेंट लिया डेप्थ एच पे, डेप्थ एच पे, तो इस पे ये प्रेशर ऐसा आएगा रो जी एच, इस पे प्रेशर ऐसा आएगा रो जी एच आया। लेकिन इसका एरिया डी ए वन, इसका एरिया डी ए टू आया। लेकिन ये फोर्स तो हमारा तिरछा है, और अगर ये थीटा लूं तो मुझे ये देखना है कि रो जी एच डी ए वन का कॉस थीटा क्या रो जी एच डी ए टू के बराबर है? और जरा समझिए, डी ए वन का कॉस थीटा ही तो डी ए टू है, ज्योमेट्री ये थीटा है, तो डी ए वन का कॉस थीटा डी ए टू है, तो ये डी ए टू लिखा है। अब कट गए। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा था, इसके लिए एरिया कम था, इसके लिए एरिया ज्यादा मिला, लेकिन फोर्स तिरछा है। फोर्स तिरछा है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो अब भी इसके बराबर निकल आएगा। इसके लिए तो निकल आया, अब अगर इसके लिए निकल आया तो इन सब के लिए निकलेगा। हर सेगमेंट को इंडिविजुअली इसमें तोड़ दूं तो हर उसके लिए निकलेगा, तो पक्का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कट जाएंगे। समझ गए? इसका मतलब अगर ये इरेगुलर बॉडी भी होती तो भी मैंने ऐसे तोड़े होते, तो ये इधर आता, ये इधर आता, तो इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल, तो DA1 का कॉस थीटा, DA2 का कॉस थीटा, आपस में ये क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होते, कट जाता, तो हॉरिजॉन्टल तो पक्का कट गया। तो पहला पॉइंट हमारा ये है, समझिएगा कि किसी भी बॉडी के लिए जैसे हमने ये लिया, तो पहला पॉइंट हमारा ये था, ये DA1, ये DA2, ये प्रेशर रो जी एच, तो रो जी एच DA1 का कॉस थीटा 1 इज इक्वल टू रो जी एच DA2 कॉस थीटा 2, क्योंकि ये चीज और ये चीज बोथ आर इक्वल टू DA, और DA क्या है? ये आ गया समझ में? तो पहली चीज मैं ये कह लिख रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 है, बेहतर है नेट लिखो। अगर दोनों तरफ पानी है तो ये स्टेटमेंट समझ में, दोनों तरफ पानी है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने यहां पे ऐसे कुछ शेप ले लिया, अब ये ऐसा है, अब आप ये इमेजिन करो कि इस पे भी फोर्स 0 है, तो इस पे क्योंकि इस तरफ पानी नहीं, दोनों तरफ पानी होगा तो फोर्स कट जाएंगे, क्योंकि दोनों तरफ प्रेशर आएगा। तभी तो साइड वॉल पे फोर्स आ रहा था, क्योंकि इधर एयर थी, इधर वाटर था, तो एयर का असर इधर से भी था, पी नॉट इधर भी था, वो तो कट गया, लेकिन वाटर का असर नहीं कटा, वाटर एक ही तरफ था। तो इससे शायद ये कंक्लूड तो हम कर पा रहे हैं कि कोई भी बॉडी ऐसे डूबी होती या फिर ऐसे डूबी होती, इस पे F हॉरिजॉन्टल
0, मतलब हॉरिजॉन्टली नहीं मूव करेगी क्योंकि इसको छोटे छोटे सेगमेंट में हमने तोड़ दिया। उम्मीद है समझ पा रहे होगे कि ऐसे सेगमेंट में तोड़ा और इससे हमने प्रूव कर दिया। तो ये पहला आधा काम तो हमारा हो गया कि हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करनी। पहला पार्ट समझ में आया कि हॉरिजॉन्टली कट गए। अब जरा वर्टिकल के बारे में सोचते हैं कि वर्टिकली का अंतर क्या आएगा, ये और भी इंटरेस्टिंग। तो देखिए ये कुछ तो भी शेप की बॉडी थी। अब अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है तो मैंने क्या किया, यहां पे भी एक एलिमेंट लिया, ले लूं। अब इस एलिमेंट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऐसा, तो ये हाइट h पे डूबा है, ये h डूबा है, तो इस पे प्रेशर कितना है, रो जी एच। इस पे प्रेशर पी नॉट डी ए, पी नॉट प्लस रो जी एच इंटू डी ए 1। आया समझ? लेकिन मैं चाह रहा हूं इसका वर्टिकल कंपोनेंट लिखना, तो इस पे नेट फोर्स जो आया वो आया पी नॉट प्लस रो जी एच डी ए 1 का कॉस थीटा माइनस पी नॉट इंटू डी ए, और डी ए 1 का कॉस थीटा ही डी ए, इसका कॉस कंपोनेंट ये वाला एरिया है। तो ये पी नॉट कट गया, ये बना रो जी एच डी ए। अब जरा सोचिएगा, ये हमारा डी ए है, ये हमारी हाइट है, तो ये जो वॉल्यूम निकला, ये वॉल्यूम निकला, तो रो एच डी ए इंटू जी, रो डी वी जी, और ये डी वी कितना है, वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो इस पे जो फोर्स आया इस पूरे पे, वो आया इस वॉल्यूम सबमर्ज के बराबर। तो हो गया कि अब हम निकालें तो इस पे इसके इसके, इस पे इसका वॉल्यूम, इस पे इसका वॉल्यूम, इस पे इसका, एक्चुअली हम निकाल पूरे पे रहे, तो इसका और इसका डिफरेंस इस वॉल्यूम के बराबर, इसका इसका इस वॉल्यूम के बराबर। तो ऐसे ओवरऑल जो वेट आया होगा वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड के बराबर आया होगा। और तीसरा, एक मिनट हो जाए तो पूरा बात। अब हम इसके लिए सेम ये यहां ले लें, ये एलिमेंट लिया। अब हम इस एलिमेंट के लिए बात करते तो इस एलिमेंट का आंसर कैसे निकलता, ये लिक्विड है, ये H1 है, ये H है इस कंटेंट, इस पार्ट का, तो इस पे आता ऐसे P नॉट प्लस रो जी एच डी ए 1, इस पे P नॉट प्लस रो जी H1 डी ए, और ये H प्लस H1, ठीक है, H प्लस H1 डी ए 1। लेकिन हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट लेना है, तो इस पे F नेट कितना आया, इसके वर्टिकल P नॉट प्लस रो जी एच प्लस H1 इंटू डी ए 1 का कॉस थीटा माइनस P नॉट प्लस रो जी एच डी ए, डी ए और डी ए 1 कॉस थीटा बराबर, तो रो जी एच डी ए, क्योंकि डी ए 1 कॉस थीटा ही डी ए, तो बचा ये रो जी एच डी ए, और H और डी ए का प्रोडक्ट इसका वॉल्यूम है, मतलब इस हिस्से पे जो बायंसी आई वो इसके बराबर आई। इसका मतलब हम इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दें तो अलग अलग पार्ट का अपथ्रस्ट ही नेट फोर्स हो जाएगा। तो ये ओवरऑल इस पे जो बायंसी आएगी वो वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी इनटू जी के बराबर है। हमने जो कुछ देर पहले ये निकाला था, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का वेरिफिकेशन था इस केस के लिए, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर केस के लिए वेरीफाई कर दिया कि जब पूरा डूबा था तो इन दोनों का डिफरेंस इसके mg, इसके वॉल्यूम वीरो जी के बराबर था। तो ये स्पेशल केस के लिए किया, ठीक है। ये हमने किसी भी जनरल केस के लिए हमने प्रूव किया कि हर एलिमेंट पे आंसर ये आएगी। फिलहाल ये समझिए कि हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की जो जरूरत है, थोड़ा और समझाता हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। इस बार मैं लिक्विड की डेंसिटी बदल लेता हूं।
H1 H2। ये एग्जांपल देखो, जैसे इस पे बायनेंसी निकालनी थी, तो बायनेंसी निकालने के लिए हम क्या करते, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते कि लिक्विड ने कहां पे कितना फोर्स लगाया। तो यहां पे हम हाइट लेते, जैसे ये H, ये H1 H2 H3 H4 ये होता। अब हम फोर्स निकालते, तो इस पे आता ऊपर P0 इंटू एरिया, एरिया सबका मैं बराबर ले रहा हूं, P0 इंटू एरिया, यहां से इतने पार्ट पे। अब नीचे आता ए ए ए ए 4A, नीचे आता P0 प्लस रो जी H1 प्लस H2 इंटू 4A, इस पे आता P0 प्लस H4 रो जी इंटू ए। इस पे कुछ ज्यादा आता, इस पे भी इतना ही आता, P0 प्लस ये H1 इंटू एरिया, इस पे आता P0 प्लस H4, नहीं H4 प्लस H3, हाँ वो H1 प्लस ये तो दिया नहीं ना, रो जी इंटू एरिया, ये आता। अब इनका नेट फोर्स निकालें, सबका डिफरेंस, तो P0 A P0 A P0 A P0 A P0 A कट गए, P0 का असर सब जगह से कट गया। अब बचे हुए का असर देखना है, तो यहां से देखें तो ऊपर की तरफ आया रो जी H1 प्लस H2 इंटू 4A, ये ऊपर है। नीचे आया P0 A कट गया, H4 रो ए रो जी ए प्लस H4 प्लस H3 प्लस H1 रो जी ए। अब मैं क्या करूं, इसका 4A का एक A इसमें से घटा दूं, एक A लिया इसमें से घटाया, तो रो जी H1 प्लस H2 माइनस H4 A, एक इसमें से घटाया, ठीक है। मतलब ये अलग अलग टाइप्स, अलग अलग लिख रहा हूं, और ये पूरा इस पूरे वॉल्यूम के बराबर आएगा। किस वॉल्यूम के बराबर, इसके बराबर आएगा, ये टोटल डिफरेंस, टोटल डिफरेंस इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहां से वेरीफाई करते हैं, तो इस वाले का वेट कितना आता, रो जी ए H2 आता, इसका कितना आता, रो जी ए, ये वाला वॉल्यूम H1 प्लस H2 माइनस H3, H1 माइनस H4 माइनस H3, ये लेंथ में से ये घटाई प्लस इस हिस्से का कितना आया, रो जी ए H1 प्लस H2 माइनस H4, और लास्ट ये आया रो जी ए H1 प्लस H2, बस समझ गए। ये और ये सेम चीज लिखिए, मतलब ये टर्म हमने निकाला या ये टर्म हमने निकाला, वो सभी टर्म एक से लिखें, ठीक है। ऐसे समझते हैं, H1 4 बार आया, एक बार घट गया, H1 3 बार आया, H1 3 बार आएगा, 1 2 3, आ गया समझ में। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, तो कि हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते फिर घटाते आंसर आता, या हमारे पास दूसरा बेहतर तरीका था कि हम सीधे आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिखें कि हमें ये वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी, ये रिजल्टेंट आएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये रिजल्टेंट इसके लिए आता है कि नहीं, मतलब किसके लिए, कि अगर डेंसिटी बदल रही होती तो आंसर क्या आता, ठीक है। चलो एक और ले लेता हूं, इसको मैंने ले लिया रो नॉट, ठीक है, ये H0। अब देखें तो इस पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा। इस पे फोर्स आएगा, चूंकि यहां जो प्रेशर आएगा वो नीचे लगाएगा, ये आएगा P0 प्लस और ये H डैश रो नॉट जी
एच डैश एरिया आता, इस वाले का कट जाएगा, इस वाले का कट जाएगा, इस वाले का कट जाएगा, लेकिन नेट अब कितना बचा नीचे से, और यहां इनका देखिए, इसने कंटेनर पे नीचे लगाया, इसने कट गया, लेकिन इसका इनडायरेक्ट रोल आने वाला है इसके प्रेशर की कैलकुलेशन में। इसका प्रेशर का कैलकुलेशन कितना है, पी नॉट प्लस, इस पॉइंट पे प्रेशर चाहिए तो ये हाइट रो नॉट जी एच डैश प्लस एच नॉट, रो 1 जी एच 1, रो 2 जी एच 2 इंटू एरिया। जरा एफ नेट चेक करें, आप एफ नेट चेक करें, पी नॉट ए पे तो कट गया, रो नॉट जी एच डैश, रो नॉट जी एच डैश कट गया, बचा कितना, रो नॉट जी एच नॉट ए, रो 1 जी एच 1 ए, रो 2 जी एच 2 ए, और ये टोटल नेट फोर्स आया। और हमारा क्यों, अप और डाउन का डिफरेंस है, तो ये नेट बायंसी है। और अब जरा देखें ये बायंसी क्या है। अगर इस टर्म को देखें तो ये वाला मास लिखा है, इसका वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस किया, वो ये आया। इसका कितना है, रो 1 H1 A इसका, रो 2 H2 A इसका, समझ गए। मतलब यहां पे वॉल्यूम डिस्प्लेस का मतलब यहां रो नॉट होना चाहिए लेकिन नहीं है, तो रो नॉट की जगह इसने घेरी। यहां रो 1 होना चाहिए लेकिन उसकी जगह ये बैठा है, रो 2 होना चाहिए ये बैठा है, मतलब इसने उन लिक्विड को डिस्प्लेस कर रखा है। और अगर आप तीनों डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिए, और वॉल्यूम में वी रो जी डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि डेंसिटी अलग अलग थी, इसका वी रो जी अलग, इसका वी रो जी अलग, इसका वी रो जी अलग, टोटल वी रो जी, ये हमारा बायंसी। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये वाली बायंसी इसकी है, ये वाली बायंसी इसकी है, ये वाली बायंसी इसकी है, ऐसा नहीं है। दरअसल मान लेते हैं ये बायंसी इसकी है, तो क्या ये लिक्विड इस कंटेनर पे ऊपर लगा रहा है, ये लिक्विड तो इस कंटेनर पे नीचे लगा रहा है। फिर ऊपर कैसे आ गया, उसकी वजह क्या है, इसने इस पे नीचे लगाया, लेकिन इसने नीचे लिक्विड पे लगाया है, ये समझ में आया। इन्होंने इसने बाकी लिक्विड पे लगाया, इन लिक्विड ने इनडायरेक्टली ऊपर ट्रांसफर कर दिया, इस तरीके से इनडायरेक्टली इसकी वजह से बायंसी आ गई है। जैसे इसका इसने तो लगाया ही नहीं, इसने तो कंटेनर पे लगाया ही नहीं, स्टिल बायंसी आ रही है। तो ये नहीं आ रही है, ये जो यहां से आ रही है, समझ में आया, तो ये इनडायरेक्ट है। अगर ये पूछा जाए कि रो 1 ने कंटेनर पे कितना लगाया, आंसर 0 है। रो 2 ने, रो नॉट ने कितना लगाया, आंसर ये है, और इसने कितना लगाया, उसका आंसर ये है। समझ गए। इंडिविजुअली तो अभी भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के ही निकलेंगे, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिजल्टेंट की बात कर रहा है कि इन सब का रिजल्टेंट इसका वीरोजी, इसका वीरोजी, इसका वीरोजी आएगा। समझ गए। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल को इससे मतलब नहीं है कि ये कौन लगा रहा है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, नेट बायंसी कितनी आएगी वो ये, कौन लगाएगा उससे कोई मतलब नहीं। इंडिविजुअली निकालना है तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बेनिफिट ये है कि देखिए यहां कितना सारा लिखना पड़ रहा है, यहां सीधे दिख रहा है, तो ये काफी जल्दी सॉल्व हो रहा है। मतलब अगर आपको इसका नेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बायंसी सीधे सीधे मिल जाएगी। बायंसी का फॉर्मूला क्या हो गया कि वी रो जी, और जितने भी लिक्विड हैं उन सबकी अपनी अपनी बायंसी है, ऑल तो वो बायंसी लगाएं या ना लगाएं, डायरेक्टली भले ना लगे लेकिन नेट तो उनका इफेक्ट ऊपर ही जाएगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, रिजल्टेंट ये निकलेगा। इसीलिए हम इसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब ये अलग है क्योंकि ये डायरेक्ट चीजें नहीं आई है, मतलब ये इनडायरेक्टली ये निकल के आ रहा है कि फाइनली रिजल्ट ये आएगा। तो कोशिश करिए आपको दोनों ही चीजें समझ में आए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसीलिए क्योंकि जल्दी सॉल्व हो जाता है, ये इसीलिए क्योंकि सच्चाई तो यही है, क्योंकि रियलिटी तो ये है कि बीच वाले लिक्विड ने कंटेनर पे नहीं लगाया है, ऊपर वाले ने बायंसी नहीं लगाई है, नीचे लगाया है। नेट बायंसी इसलिए आ गई क्योंकि इन्होंने
दरअसल हुआ क्या है, इसने इस पे इतना लगाया, लेकिन सोचिए कि इस पे कुछ बड़े वेक्टर हैं, ये फील कर पा रहे हो? इस लिक्विड ने इस पे जो वेक्टर लगाए इसके मुकाबले कुछ बड़े वेक्टर यहां, तो यहां से दबाव कम रहा है, उठा ज्यादा रहा है। ये फील आया? मैं ऐसे ही फील करता हूं कि ये वेक्टर अब इधर बनाओ कि इनडायरेक्टली, तो इस वेक्टर और इस वेक्टर का डिफरेंस और इसका डिफरेंस इस साइड के बराबर ही तो है। ये वेक्टर ये वाली रो GH है, ये वेक्टर ये वाली रो GH है, इन दोनों का डिफरेंस ये हाइट है। ये सीधे इस पे लग गया है, ये सीधे नहीं लगा, इधर से ट्रांसफर हो रहा है, और ये पास्कल्स लॉ है। पास्कल्स लॉ क्या है? लिक्विड के किसी एक पार्ट पे जो अप्लाई करोगे वो पूरे में एज इट इज अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होगा। तो ये जो का तुम यहां ट्रांसफर हो गया। अब आया समझ में कि आखिरकार बायंसी आ कैसे रही है और ठीक इतने ही कैसे आ रही है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मेन हम क्या समझे कि अगर ये बॉडी है तो इस पे जो नेट अपथ्रस्ट लगेगा किसके बराबर है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। समझ गए? एक से ज्यादा लिक्विड है तो जितने भी लिक्विड डिस्प्लेस किए हैं उनके बराबर आएगा। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि फॉर अ फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि फॉर अ फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी इन अ लिक्विड, नेट अपथ्रस्ट ऑन द बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड बीइंग डिस्प्लेस्ड। चाहे पूरी डूबी है तो पूरा वॉल्यूम लोगे, आधी डूबी है तो ये लोगे। अब इसकी प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ डेप्थ, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। ये डेप्थ पे भी इंडिपेंडेंट है, ओरिएंटेशन पे भी इंडिपेंडेंट है, बशर्ते वॉल्यूम फिक्स हो। आपका अगर वॉल्यूम फिक्स है तो आप इसको ऐसे घुमा भी दोगे तो भी अपथ्रस्ट का मैग्नीट्यूड तो उतना ही आएगा। लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायंसी अपथ्रस्ट, ये इंटरेस्टिंग चीज कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अपथ्रस्ट का आखिरकार कहां पे? लाइज एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। ये देखिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उनका डिस्प्लेस लिक्विड के सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे। समझते हैं? ये बॉडी अगर पूरी डूबी है तो यहां जो लिक्विड होता उसका सेंटर ऑफ बायंसी और ये एक ही जगह होते। अगर ये बॉडी पार्शियली डूबी है तो अब समझिए सेंटर ऑफ मास ये है, लेकिन सेंटर ऑफ बायंसी ये है। सेंटर ऑफ बायंसी समझ में आया क्या है? जो लिक्विड आपने ये लिया, ये डिस्प्लेस किया है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? वो सेंटर ऑफ बायंसी। समझते हैं? बहुत ही आसान तरीका। ये पूरा डुबा दो, इसको स्फीयर को पूरा डुबा दिया, लेकिन ये स्फीयर स्पेशल है, इस पे मास सिर्फ एक ही तरफ है, यहां एयर है, पूरा डूबा है, तो सेंटर ऑफ मास कहां है? इधर। लेकिन सेंटर ऑफ बायंसी कहां है? वो सेंटर ऑफ बायंसी तो सेंटर पे ही है, क्योंकि डिस्प्लेस जो हो रहा है वो लिक्विड तो पूरा हो रहा है, उसको इससे मतलब ही नहीं कि तुम काय के बने थे, डेंसिटी मास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। इसका मतलब इस पर mg इधर आएगा, अपथ्रस्ट इधर आएगा, मतलब ये बॉडी घूम जाएगी। अब आया समझो बॉडीज कब घूमती हैं? जब mg और अपथ्रस्ट के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैच नहीं करते। लेकिन अगर ये पूरा डूबा होता, जैसे ये डेंसिटी यूनिफॉर्म होती, तब mg भी इधर है, अपथ्रस्ट भी इधर है, ये नहीं डूबेगा। तो सही बात है, हर चीज थोड़ी ना घूमती है। अब पत्थर फेंकोगे, जैसे फेंकोगे वैसा चला जाएगा। इस तरह की चीजें डूबती हैं जहां नॉन यूनिफॉर्म, मतलब घूमती हैं। जैसे अब आप देखिए कि एक प्लास्टिक का कंटेनर होता, ये प्लास्टिक का कंटेनर, ठीक है, इस पर देखिए ये सेंटर ऑफ बायंसी ये है,
और इसका mg यहां कहीं है, mg कहीं और होगा, डिपेंड करता है। थोड़ा सा कम ले लेते हैं, इतना हल्का सा डूबा है, पूरा इसको बंद कर देते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है? सेंटर ऑफ बायंसी ये है। अब ठीक है, मतलब यहां पानी है नहीं अंदर। अगर इतने में पानी होता तो उसका सेंटर ऑफ मास इधर आता, मिल गया सेंटर ऑफ बायंसी। तो एक mg ये लगा, सेंटर ऑफ बायंसी ये लगा। अब इसको हल्का सा थीटा घुमाइए, अगर हल्का सा थीटा घुमाते तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये होता, बायंसी ये होता, ये पूरा घूम जाता। तो शायद इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझ में आएगी कि बोट के केस में मैक्सिमम मास यहां होता है। तो अब जरा देखिए, सेंटर ऑफ मास यहां है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन सेंटर ऑफ बायंसी ये है। सेंटर ऑफ मास ऐसा, इस पे फोर्स ऐसे, इस पे ऐसे। अब जरा इस बोट को थोड़ा सा मोड़िए। अब अगर बोट ये थोड़ा सा मुड़ गई तो mg ऐसा, बायंसी ऐसा, ये फोर्स इसको, बोट को सीधा कर देगा, पिछली बार की तरह घुमा नहीं देगा। इसको थोड़ा थीटा घुमाओ, थीटा घुमाओ तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये, सेंटर ऑफ बायंसी ये, तो ये वापस रीस्टोरिंग टॉर्क है। और अब अगर सोचिए उल्टा हो जाता कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होती, सेंटर ऑफ बायंसी नीचे होती, तो इसका mg इधर आता, इसका इधर आता, तो ये पूरा घूम जाता, बोट पलट जाती। अब अगर आप बोट में बैठे हैं तो हमेशा आपसे वो इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ऊपर मत बैठिए, वो हमेशा इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इधर बैठिए, वो इधर नहीं बैठने देते। इधर एक ही बंदा बैठता है जो चला रहा होगा इसको, क्योंकि जितना लोग ऊपर बैठेंगे सेंटर मास उतना ऊपर जाएगा। और अगर सेंटर मास सेंटर ऑफ बायंसी के ऊपर चला गया तो तुरंत पलट जाएगी, हल्का सा मुड़ेगी और पलट जाएगी। आया समझ में? इसीलिए बोट में मेन वेट यहां होता है, ठीक है, बाकी ये वुडन होता है। आयरन का जितना भी फ्रेमवर्क है वो इधर यूज होगा, सो दैट सेंटर मास काफी नीचे रहे। आखिरकार समझ गए? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, क्या है हमारा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी मस्ट लाई बिलो सेंटर ऑफ बायंसी। स्टेबल इक्विलिब्रियम सो दैट ये वापस आ जाए। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, सेंटर ऑफ बायंसी ये स्टेबल है। समझ गया ना? और शायद ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अगर स्विमिंग पूल वगैरह में, जैसे आप बड़ा सा बलून बॉल लेके बॉल के ऊपर आप लेटो, पूरा पलट जाते हैं, क्योंकि बॉल के ऊपर ये आप लेट गए। समझ गए? अब देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है, सेंटर ऑफ बायंसी ये जस्ट उल्टा हो गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो हल्का सा मुड़ोगे और पूरे पलट जाते हैं। और शायद एक मिनट, अब आप ये समझ गए होंगे कि इनमें हम क्यों नहीं डूबते, हम ऐसे लेटते हैं, तो सेंटर ऑफ बायंसी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा नीचे आ जाता है। आया समझ? आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चन। तो पहला हम बात करते हैं फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो फ्लोटिंग बॉडी मतलब जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है, तो ये बॉडी फ्लोट करेगी। और फ्लोट करेगी मतलब ये एक्चुअली पार्शियली सबमर्ज्ड का केस है। और अगर हम इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करें तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा कि इसका mg और इसका अपथ्रस्ट आपस में कट गया होगा। mg कितना है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी। ये समझ में आया? अपथ्रस्ट कितना है? वॉल्यूम सबमर्ज्ड
डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। कुछ समझ में आया? इसका मतलब यहां से क्या मिला? वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और इसी को मैं फ्रैक्शन सबमर्ज्ड लिख लूं। कितना फ्रैक्शन डूबा है, टोटल वॉल्यूम का कितना फ्रैक्शन डूबा है, वही डेंसिटी का रेशियो। इसका मतलब अगर ये डेंसिटी रो बाय 2 होती, ये डेंसिटी रो होती, तो कितना डूबता? एग्जैक्टली आधा। कि अगर ये डेंसिटी रो है, ये रो बाय 2 है, तो एग्जैक्टली आधा डूबेगा। और अगर इसकी डेंसिटी, जैसे ये पानी है, ये आइस है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1, आइस की डेंसिटी 0.9। समझ गया? इसका मतलब ये कितना डूबा होगा? 0.9h। ये समझ गए? ये टोटल हाइट का 90% डूबा होगा। दरअसल वो 90% हाइट का नहीं होता, वो वॉल्यूम का होगा, लेकिन चूंकि एरिया सेम है तो हाइट का परसेंटेज और वॉल्यूम का परसेंटेज सेम है। वैसे फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए निकला है। तो ये पहला डिस्कशन कि अगर पार्शियली फ्लोट कर रही है तो mg और बायंसी बराबर है, वॉल्यूम का रेशियो ही डेंसिटी का रेशियो है। हाँ, इसमें पहले 1 मिनट इसी के क्वेश्चन देखें। तो पहला एग्जांपल कि फाइंड डेप्थ सबमर्ज्ड इन ईच केस। तो पहला एग्जांपल, जैसे ये सिलिंड्रिकल वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी 3 रो बाय इसकी डेंसिटी 2 रो। आसानी रखता हूं, चलो। रो, इसकी डेंसिटी, दूसरा भी आसानी रख रहा हूं, 3 रो 2 रो। तीसरा पहला क्वेश्चन तो हमें बताया चूंकि चारों केस में फ्लोट कर रहा है, फॉर फ्लोटिंग बॉडीज। अब देखिए, हमें फॉर्मूला पता है कि जितना डूबा है टोटल वॉल्यूम डेंसिटी के रेशियो के बराबर है। तो यहां हम सीधे कह सकते हैं कि स्मॉल h बाय कैपिटल H 3/4। यहां भी सीधे सीधे कह सकते हैं स्मॉल h बाय कैपिटल H इज इक्वल टू 2 रो बाय 3 रो। लेकिन यहां आप नहीं कह सकते, लेकिन ये अभी भी कैसे, यहां h बाय h रो बाय 2 बाय रो बिल्कुल गलत है, लेकिन ये अभी भी सही है। वॉल्यूम सबमर्ज्ड अपॉन वॉल्यूम टोटल इज इक्वल टू रो बाय 2 बाय रो। ये तो बिल्कुल सही है। डूबा हुआ वॉल्यूम कितना है? तो टोटल वॉल्यूम v है, ऊपर वॉल्यूम है v, h माइनस h का होल क्यूब बाय h क्यूब। इज इक्वल टू रो बाय 2 बाय रो। 1 मिनट, ये समझ में आया क्या हुआ? देखो ऐसे लिखता हूं, ये वॉल्यूम v है, ठीक है, ये वॉल्यूम मुझे चाहिए, तो मुझे ऊपर वाला वॉल्यूम घटा दो, तो v माइनस वॉल्यूम एक्सपोज्ड, और ये वॉल्यूम है h माइनस h बाय h का क्यूब। ये कोण और बड़ा कोण सिमिलर फिगर्स है, और सिमिलर फिगर है तो जो हाइट का रेशियो होगा उसका क्यूब वॉल्यूम का रेशियो होगा। जैसे 2 फीट की गणेश जी की मूर्ति 10 रुपए की आती है, 2 फीट की गणेश जी की मूर्ति 10 रुपए की आती है, तो 20 फुट की मूर्ति कितने, 20 फुट की मूर्ति कितने रुपए की आएगी? 2 फीट 10 रुपए की, तो 20 फीट 100 रुपए की। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है। तो देखो, ये इतना कॉमन सेंस क्वेश्चन गलत कर रहा हूं कि हम लीनियर वेरिएशन में इतना खो जाते हैं कि 2 फुट की 10 रुपए में, तो 20 फुट में सिर्फ हाइट में ही खर्चा नहीं होगा, ऐसे और ऐसे। ये समझ में आया? तो दरअसल मटेरियल हमारा 10 गुना नहीं लगेगा,
10 गुना 10 गुना 10 गुना, तो उसकी कीमत भी 1000 गुना बढ़ेगी, क्योंकि हर चीज 1000 गुना ज्यादा लगेगी। कुछ समझ में आया? तो ये कह रहा हूं कि हाइट में जो चेंज करोगे वॉल्यूम में उसका क्यूब में चेंज आएगा। आया समझ में? दो सिमिलर फिगर्स में, तो जो इसकी हाइट और इसकी हाइट का रेशियो है उसका क्यूब वॉल्यूम का रेशियो होगा। तो ये वॉल्यूम कितना है तो ये हाइट कितनी है, h माइनस एच। टोटल हाइट कितनी है h, तो h माइनस एच बाय एच का होल क्यूब, और v में से घटाया तो ये वॉल्यूम डूबा हुआ है अपॉन टोटल वॉल्यूम भी, ये 1/2। हाँ, अब देखिए चौथा क्वेश्चन, पहले मैं आसान रखता हूं क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन ये है, ये डेंसिटी रो, ये डेंसिटी 2 रो, लेकिन इसकी ये रेडियस 2r, ये रेडियस 3r। अब हमसे पूछा होता, शायद क्वेश्चन समझ में आ जाए, इंटरेस्टिंग है, ये भारी है तो रूल ये कहता है डूब जाएगा, लेकिन शायद नहीं डूबे, हो सकता है नहीं डूबे। ये 3, ये 4r, इसको थोड़ा थिन लिया। तो यहां मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये वाकई में पूरा 2 रो का मटेरियल नहीं है, ये बॉडी दरअसल 2 रो और 0 से मिलकर बनी है। क्या इस पूरे बॉडी की एवरेज डेंसिटी 2 रो है? क्योंकि जब वॉल्यूम डिस्प्लेस हो रहा है तो वॉल्यूम तो पूरे के लिए हो रहा है, यह है समझ? तो इसका मतलब यह है कि यह तैर सकता है। और अब हम वॉल्यूम सबमर्ज्ड बाय वॉल्यूम टोटल, इसको डेंसिटी का रेशियो लिखेंगे। लेकिन यह फॉर्मूला किसके लिए निकाला था हमने, जब पूरे में कंटेंट हो, समझ गए? इसीलिए फिर यह गलत हो गया। अब सिंपली क्या सही है, बायोएंसी कितनी है, mg और अपथ्रस्ट आपस में बराबर। mg मास कितने में है, तो मैं इसको सिलेंडर मानूं तो मास है ये टोटल h, ठीक है? मैं इसको निगलेक्ट कर दे रहा हूं सो दैट मुझे ये ना बताना पड़े ये कितना है। तो मास टोटल कितना है, बड़े वाले सिलेंडर में से छोटा वाला सिलेंडर घटा दूं तो पाई 4r का होल स्क्वायर माइनस पाई 3r का होल स्क्वायर इंटू 2 रो जी। और जब बायोएंसी लिखोगे तो वो पाई 4r का स्क्वायर h रो जी। जरा बायोएंसी देखिए क्या है इसकी। अपथ्रस्ट जो लिखेंगे वो वॉल्यूम डिस्प्लेस आएगा और बायोएंसी आएगी ये वाला वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम कितना है, पाई 4r का होल स्क्वायर इंटू h इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। और अब हम देखें तो ये कितना बना, 16 माइनस 9 7, ये 14 बना, ये 16 बना, 14 बाय 16 7 बाय 8, तो स्मॉल h बाय h 7 बाय 8। पहले ये समझिए ये फॉर्मूला गड़बड़ है। अब आप कहें एरिया पूरे में सेम है तो हाइट का रेशियो ही वॉल्यूम का रेशियो है, लेकिन एरिया वाला टर्म सेम नहीं है। बायोएंसी में जो एरिया यूज होगा वो ये यूज होगा, इसके mg में एरिया ये यूज होगा, तो एरिया सेम नहीं है, तो एरिया का टर्म कट नहीं रहा है। या मैं इसको ऐसे कहूं, समझिएगा दूसरा मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको यही यूज करना है, आपको यही यूज करना है कि इस हाइट और इस हाइट का रेशियो डेंसिटी का रेशियो, तो इसको यूनिफॉर्म रहना पड़ेगा। तो इसकी डेंसिटी हमें एवरेज निकालनी पड़ेगी कि इसकी एवरेज डेंसिटी क्या है। इसकी डेंसिटी 2 रो, इसकी डेंसिटी 0, तो एवरेज 2 रो से 0 के बीच में कुछ आएगा। मान लिया मैंने एवरेज डेंसिटी ये है, तो अब मैं अगर निकालूं तो रो एवरेज इनटू रेडियस कितनी है 4r, पाई 4r का होल स्क्वायर इनटू h, मास बराबर किए, यहां कितना आता 2 रो इंटू इक्वल टू 2 रो इंटू बचा हुआ मास 4r स्क्वायर माइनस 3r स्क्वायर इंटू जी, जी लेने की जरूरत नहीं h।
अब जरा देखो, ये बना 7 इंटू 2 16, मतलब 14/16, तो रो एवरेज 14 रो बाय 16, 7 रो बाय 8, मतलब अगर इसको एक सिंगल बॉडी से रिप्लेस करोगे तो उसकी एवरेज डेंसिटी 7 रो बाय 8 है। अब बिल्कुल सही है कि 7 रो बाय 8 रो में डूबा है, तो अब हम कह सकते हैं कि 7/8 हाइट डूबा होगा। मतलब ये लॉजिक हम कब यूज कर पा रहे हैं? जब इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म थी। जैसे पूरे में डेंसिटी 3 रो बाय 4 थी, पूरे में 2 रो थी, यहां पूरे में रो बाय 2 है। यहां क्या हुआ कि ये बॉडी में यहां एयर है जिसकी डेंसिटी 0 है, यहां कंटेनर है जिसकी डेंसिटी 2 रो है, एवरेज डेंसिटी इनके बीच में आएगी। यही वजह है कि मेटल का शिप, इतना बड़ा जहाज तैरता है, मेटल की डेंसिटी ज्यादा है, लेकिन वो एवरेज डेंसिटी की बात होगी कि पानी जो बायंसी लगा रहे वो तो इस पूरे कंटेनर पे लगा रहा है, तो इस पूरे कंटेनर की एवरेज डेंसिटी क्या है? तो आयरन तो इतने में तो हवा है, तो आयरन और एयर का जो एवरेज निकाला वो एवरेज पानी से कम आ गया। तो आपके पास 2 ऑप्शन थे, या तो आप एवरेज डेंसिटी कैलकुलेट करके इसको सिंगल ब्लॉक मान लो, कैलकुलेशन रफली वही यहां होने, या सीधे एमजी और बायंसी बराबर कर दो। पता नहीं पहले कभी क्यों नहीं किया। ये रो है, ये 3 रो है, ये आर है, ये 2R है। नया क्वेश्चन है, स्फीयर है। मैंने कहा बताओ इसकी एवरेज डेंसिटी क्या होगी, कि एवरेज डेंसिटी क्या होगी। तो एवरेज डेंसिटी का मतलब कि पूरे में अगर कुछ रो डैश भरा होता, रो डैश को ही रो एवरेज मान रहा हूं, पूरे में रो डैश भरा होता तो मास कितना आता? तो यहां मास कितना आता? रो डैश इंटू 4/3 पाई 2R का क्यूब। आ कितना रहा है? रो इंटू 4/3 पाई R क्यूब प्लस 3 रो इंटू 4/3 पाई 2R का क्यूब माइनस R का क्यूब। 8 रो डैश इज इक्वल टू रो प्लस 3 रो इंटू 7, रो डैश इज इक्वल टू 22/8, समझ गए? 11 रो बाय 4। हमें पहले से समझ में आ रहा था एवरेज इन दो के बीच में आएगा कुछ, यह है समझ? मींस इन दो को अगर सिंगल बॉडी मानना है तो वो सिंगल बॉडी कुछ बीच में डेंसिटी आएगी, मास कंपेयर करेंगे उससे आएंगे। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो रिजल्ट निकाले हमने कब निकाले थे? जब बॉडी की डेंसिटी 2 रो हो, बॉडी की डेंसिटी 3 रो बाय 4। ये बॉडी की डेंसिटी 2 रो नहीं है, क्योंकि अगर आप इसकी डेंसिटी निकालोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम करोगे, और वॉल्यूम कौन सा आएगा? ये समझ गए? तो फिर आपको डेंसिटी चाहिए एवरेज वाली, तो या तो एवरेज डेंसिटी लिखो या अलग से एमजी और बायंसी बराबर कर दो। मतलब ये हमेशा काम करेगा, एमजी और बायंसी बराबर करना हमेशा काम करेगा। वो जुगाड़ है, काम करेगी नहीं करेगी वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। इसीलिए फंडामेंटल तो यही है कि फ्लोट कर रहा है तो एमजी और बायंसी बराबर। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 1। इसकी डेंसिटी 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट।
इसमें जो भी है एरिया पूरे का सेम है, एरिया वाला टर्म कट जाएगा। हर जगह mg और अपथ्रस्ट बराबर कर दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। में तो सीधे सीधे हो गया कि सिग्मा बाय रो इज इक्वल टू 2/3, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर। सेकंड में सॉल्व करना पड़ेगा, mg अपथ्रस्ट के बराबर mg आएगा 2 रो डेंसिटी AHg, बायोंसी आएगी इसकी रो AH/2। आ गया समझ में? एक इसकी आएगी 4 रो की, 4 रो AX। आया समझ में? है ये X है, ये H/2 है, इतने हिस्से की बायोंसी, तो ये वॉल्यूम इंटू ये डेंसिटी, ये वॉल्यूम इंटू ये डेंसिटी। आ गया? तो ये 2H इज इक्वल टू H/2 प्लस 4X, 3H/2, 3H/8। आया? टोटल आर्किमिडीज प्रिंसिपल से बायोंसी इसकी और इसकी निकाल दी। क्वेश्चन 3 में भी हम एग्जैक्टली यही करने वाले हैं। तो सेकंड का आंसर 3H/, फर्स्ट का आंसर 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। थर्ड क्वेश्चन में अब हम देखें तो इसमें भी mg और बायोंसी बराबर कर देंगे। अब ये अगर हमने H माना तो एरिया इंटू H इंटू रो लिक्विड इंटू G, और mg आएगा mg, आइस का वॉल्यूम कितना है अब 10 सेंटीमीटर, टोटल 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 शायद 1000 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 100, तो 900 सेंटीमीटर क्यूब में आइस है, और 100 सेंटीमीटर क्यूब में डेंसिटी ऑफ सॉडस्ट है इंटू जी, ये टोटल mg। तो 900 सेंटीमीटर क्यूब इंटू डेंसिटी ऑफ आइस कितनी है 0.9, डेंसिटी ऑफ आइस 0.9, लेकिन ये ग्राम में आया तो 10⁻³ इंटू जी की वैल्यू 10, वैसे जी तो कट ही जाएगा दोनों तरफ, तो जी नहीं लिखता हूं, प्लस 100 इंटू डेंसिटी कितनी है 0.2
इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एरिया। एरिया कितना है? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ इंटू h सेंटीमीटर 10⁻² इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 ग्राम 100h इंटू 1 इंटू सेंटीमीटर क्यूब 10⁻³ 10⁻³ कट गया। 900 इंटू 0.9 810 इंटू 20 830 100h तो h इज इक्वल टू 8.3 सेंटीमीटर। एवरेज डेंसिटी से भी कर सकते थे, ठीक है, या टोटल mg टोटल बायंसी बराबर कर। थर्ड क्वेश्चन में सब कट जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन जो भी है हमें h/3 नहीं पता और इसका m भी नहीं पता। तो इस इक्वेशन से मिला mg इक्वल टू h/3a rho g। दूसरी इक्वेशन में mg, दूसरी इक्वेशन में इसका mg और इस h/2 का सिग्मा इंटू e h/2g। और नई बायंसी कितनी है? तो 3h/4a rho g। सोचो, इतने हिस्से की बायंसी है और mg दो है, एक इसका एक ये। तो पहले अकेले इसका mg था, ये बायंसी थी, mg और बायंसी बराबर की। अब नया mg आ गया, इसका mg झोंका तो एक और वेट आ गया, तो नई बायंसी आ गई। और दोनों में से मैं घटा दूं तो 2-1 या mg की वैल्यू वहां से छाप दूं, h/3a rho g सिग्मा a h/2g 3h/4a rho g। तो 3/4 माइनस 1/3 का ट्वाइस, ठीक है, 5/6 नहीं आया, 5/6। अगला क्वेश्चन ये भी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो पहले हम इसमें देखें कि कितना पार्ट डूबा है। तो जरा समझिए कि ये वॉल्यूम V/8 है, ये वॉल्यूम 7V/8 है। ये समझ में आया कि नहीं? हाइट आधी है, h का वॉल्यूम V है तो h/2 का वॉल्यूम V/8 है, तो ये डूबा हुआ वॉल्यूम 7V/8 है। आया समझ? अब इस पे 3 फोर्स लग रहे हैं, एक mg इधर, एक अपथ्रस्ट इधर, एक kx इधर। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी कि mg प्लस kx इज इक्वल टू बायंसी। लेकिन जब mg की बात करेंगे तो टोटल वॉल्यूम और डेंसिटी इसकी 2 ρ/3 इंटू जी, kx तो अननोन है, इज इक्वल टू अपथ्रस्ट देखें तो अपथ्रस्ट आएगा सिर्फ इतने वॉल्यूम का 7V/8 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो इंटू जी। तो ये आया kx इज इक्वल टू 7/8 माइनस 2/3 v रो जी। समझ गए? तो x इज इक्वल टू 5/16 v रो जी बाय k 16/24। मेन चीज इसमें क्या थी कि मुझे रेडियस लिखनी नहीं पड़ी, आर की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे वॉल्यूम का रेशियो पता था। तो mg पूरे वॉल्यूम पे है, बायंसी सिर्फ इतने पे। लेकिन शायद एक और पार्ट है इसका कि अगर हमने स्प्रिंग अचानक खत्म कर दी, स्प्रिंग अचानक खत्म कर दी, तो mg अब भी होगा, बायंसी अब भी होगा, एक्सीलरेशन ऊपर आएगा। तो एक्सीलरेशन आएगा u माइनस mg बाय m। तो u बाय m माइनस g। अब u की वैल्यू कितनी है? तो बायंसी थी 7V/8 इंटू रो जी, mg था v 2 ρ/3। यह है समझ? मास, टोटल वॉल्यूम, डेंसिटी 2 ρ/3 माइनस जी, तो 21 माइनस 16, तो यही बना 5/24 जी। बदल जाएगा शायद 21 माइनस, क्योंकि ये रेशो 24 की जगह अब 16 आ जाएगा।
क्योंकि ये बना 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 5, लेकिन नीचे 16 आ गया 5G बाय 6। लास्ट डिस्कशन इसमें है, दरअसल आर्किमिडीज प्रिंसिपल का मेन यूज है टू मेजर डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। मतलब क्या है कि अगर हमने किसी बॉडी को हवा में वेट किया, इसकी रीडिंग आई W1, हमने इसी बॉडी को किसी लिक्विड में रीड किया, अब रीडिंग आई W2। शायद सीधे समझ में आ रहा है कि W1 माइनस W2 ही अपथ्रस्ट है, और यही V रो L G है। यह है समझ में? और अगर आपको डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पता है, तो वॉल्यूम मिल जाएगा आपको कि इस बॉडी का एक्चुअली वॉल्यूम कितना है। और वॉल्यूम अगर इसका मिल गया तो इसका मास तो हमें पहले से ही पता था। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कैसे मिली? मास ऑफ बॉडी अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ बॉडी कुछ और नहीं W1 बाय G है, और वॉल्यूम हमें यहां से मिल गया U बाय दिस, तो W1 माइनस W2 बाय रो L G। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि फॉर्मूला याद करिए, बस इतना समझिए, सिर्फ एक ही चीज है कि लॉस इन वेट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट। न्यूमेरिकल काफी अच्छे से फील आएगा। जैसे देखिएगा, पहले ये रीडिंग मान लीजिए 50 ग्राम थी बॉडी की रीडिंग, मैंने इसको पानी में तोला, पानी में मैंने इसको मेजर किया तो रीडिंग आई मान लो 45 ग्राम, तो 5 ग्राम का लॉस है। इसका मतलब इस पे अपथ्रस्ट 5 ग्राम के बराबर है, और 5 ग्राम मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर क्यूब। सोचो, 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 1 ग्राम है, तो 5 ग्राम का लॉस तब आता जब 5 सेंटीमीटर क्यूब डिस्प्लेस करते। 5 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम डिस्प्लेस है, और यही वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, क्योंकि फुल्ली सबमर्ज था, पूरा डूबा था। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना है, मास कितना है 50, ये कितना है 5, तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दरअसल इसका यूज यहां कर सकते हैं, समझ में आया होगा, डेंसिटी मेजर करने के लिए। एक्चुअली इसका यूज उल्टा करते हैं। यूज ऐसे करते हैं कि हम मिक्सचर पता करते हैं कि कुछ एडल्ट्रेशन तो नहीं कर दिया हमने इसमें। मतलब जैसे ये सबसे पहले ऐसी कहानी है कि आर्किमिडीज को उनके जो राजा थे, ठीक है, उनके किंग थे, उनके सलाहकार थे ये मेन, क्योंकि अच्छे मैथमेटिशियन थे। मतलब इनको बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आर्किमिडीज को बहुत ही बड़ा जीनियस मानते हैं, मतलब जीनियस ऑफ सेंचुरीज ये मानते हैं कि बहुत ही गजब के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने उस समय पाई की वैल्यू निकाल दी थी जब कैलकुलस वगैरह कुछ नहीं था, तो काफी जीनियस थे। तो इनको राजा ने रखा था, और राजा ने इनसे कहा कि राजा ने एक क्राउन बनवाया अच्छा बड़ा सा, और वो क्राउन में राजा को यह पता करना था, उनको डाउट था कि जो गोल्ड स्मिथ्स हैं कि सुनार ने इसमें चीटिंग की है, इसमें सिल्वर मिक्स कर दिया है, ठीक है, और इनसे कहा पता करो चीटिंग की है कि नहीं, लेकिन आप उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते। एक तो तरीका था कि उसको मिक्स करके उसका वॉल्यूम उसको पिघला लो, एक बॉल बना लो, और उस वॉल्यूम का वेट के चेक कर लो, वॉल्यूम चेक कर लो, सब कुछ निकाल लो। लेकिन दिक्कत यह थी अजीब सा शेप है, उसका वॉल्यूम निकालें कैसे, ठीक है। अब जहां तक यह है कि उसको पूरा मुंह तक पानी में भरो और उसको डुबा दो, जितना पानी नीचे गिरेगा वही इसका वॉल्यूम है। लेकिन इसमें यह पूरी तरह से सही रीडिंग नहीं आएगी, कुछ पानी इसमें चिपकेगा, साइड में चिपकेगा, और गोल्ड की बात चल रही है, थोड़ा भी एरर बड़ा एरर होगा। तो ये यूज नहीं किया उनने, क्योंकि ये किसी को भी क्लिक कर जाता कि उसको पानी में डाल दो, जितना पानी गिर गया वही उसका वॉल्यूम है। रीडिंग ऐसी मेजर करनी थी कि इस प्रिसीजन की जरूरत ना पड़े, तो उन्होंने एग्जैक्टली ये वाला किया। उन्होंने ये नहीं देखा पानी कितना नीचे गिरा, उन्होंने ये देखा कि रीडिंग में क्या लॉस हुआ, और जो रीडिंग में लॉस हुआ वही डिफरेंस, जैसे ये ग्राम में आया, और पानी के केस में ग्राम ही सेंटीमीटर क्यूब है, तो लॉस इन रीडिंग से सीधे वॉल्यूम मिल गया।
मास इनको पता था, डेंसिटी मिल गई। अगर ये डेंसिटी वाकई में गोल्ड के बराबर हुई तो मिक्सिंग नहीं की है। जैसे मान लीजिए डेंसिटी ऑफ गोल्ड होती 12, डेंसिटी ऑफ सिल्वर होती 7। अब इस क्वेश्चन में हमारी डेंसिटी तो आ गई 10 और डेंसिटी आनी चाहिए 12 अगर प्योर गोल्ड होता। मतलब इसमें हमने सिल्वर मिक्स कर दिया है, अब हमें पता नहीं कितना मिक्स किया है। तो 50 में m सिल्वर है तो ये गोल्ड है। तो टोटल वॉल्यूम 50 माइनस m बाय 12 प्लस m बाय 7 इज इक्वल टू 5। ये कुछ समझ में आया ये क्या हुआ? अगर सिल्वर का मास m है तो उसको डेंसिटी ऑफ सिल्वर से डिवाइड करेंगे, इसको डेंसिटी ऑफ गोल्ड से डिवाइड करेंगे तो टोटल वॉल्यूम 5 आएगा। तो इससे ये मिल जाएगा कि किसका पार्ट कितना यूज किया है। जैसे 350 माइनस 7m प्लस 12m इज इक्वल टू 84 इंटू 5। समझ गए? ये 420, ये इधर गया ये 70, ये 5 14 14 ग्राम। तो 14 ग्राम इसमें सिल्वर मिक्स कर रखा है।